योगा क्यों जरूरी है? तो योगा ही जरूरी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम, इनको मैं धरती की संजीवनी बूटी कहता हूँ। तो आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए? आजकल हेयर लॉस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या हाई बीपी और शुगर भी योग से कम्प्लीटली खत्म हो सकता है? जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है उसको हार्ट अटैक नहीं होगा जल्दी से। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने वाले को ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। तो 100% अगर हमें निरोग रहना है तो योग से संभव है? 100%। नमस्कार, स्वागत है आपका द श्वेता शो में। आज हम अपने शो में बात करेंगे योगा के बारे में, और आज हमारे गेस्ट हैं सोहित योगी जी, जो लगातार 20 सालों से योगा सिखा रहे हैं। तो सोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत धन्यवाद श्वेता जी। सबसे पहले योगा क्यों ज़रूरी है? जब ये प्रश्न मेरे से पूछा जाता है तो मुझे मतलब अपने अंदर से थोड़ा सा ये सोचता हूँ कि ये क्वेश्चन ही क्यों पूछा जाता है, योगा क्यों ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि योगा ही ज़रूरी है फिटनेस के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए, मेंटली स्पिरिचुअली। आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हो, निरोगी रहना चाहते हो, तो योगा ही ज़रूरी है। योगा, आपने कहा कि योगा क्यों ज़रूरी है, मैंने कहा योगा ही ज़रूरी है। कारण, योग आपको मानसिक रूप से स्वस्थ करता है। योग मन पर काम करता है, विचारों पर काम करता है, आपकी आध्यात्मिक लेवल को ऊपर उठाता है। योग वजन कम करता है, योग आपको फिजिकली फिट करता है, योग आपके जॉइंट्स के लिए, वेन्स के लिए, पूरी बॉडी के लिए, मैं कहूँ पैर के अंगूठे से लेकर के सर के चोटी वाले भाग तक आपको निरोग बनाता है योग। इसलिए योग जरूरी है। जो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि योगा से ही होगा, लेकिन कैसे होगा? मतलब ये बहुत टफ है या कुछ इजी वे भी है? मॉर्निंग उठते ही हम लोग ऐसे कौन सा आसन कर लें जो चलते फिरते हो जाए और पता भी ना चले कि योगा हो गया? देखो, स्वामी रामदेव जी ने इस योग को गुरुकुलों से निकाल करके, ऋषि मुनियों के ग्रंथों से निकाल करके पब्लिक के बीच में परोसा, और उन्होंने योग को रोग से जोड़ा, और इतना सरल करके जोड़ा कि आज किसी पार्क में चले जाओ, कहीं रास्ते पर चले जाओ, सुबह शाम आप देखोगे पार्कों में, रोड पर लोग घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कोई कपालभाति कर रहा है, कोई अनुलोम विलोम कर रहा है, कोई आसन कर रहा है। तो ये स्वामी रामदेव जी की देन है, क्योंकि उन्होंने सरल किया। अब आपने कहा कि ये सरल कैसे किया जा सकता है, और भी सरल इसको हमने कर दिया है। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 20 वर्षों से योग से जुड़ा हुआ हूं, और प्रोफेशनली मैं लगभग 15 वर्षों से योग सिखा रहा हूं पब्लिक को। मेरे साथ जो व्यक्ति योग करता है वो योग को छोड़ता नहीं है। मैंने उसको और भी सरल कर दिया है। मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं, पूरे लगभग 30 से 40 देशों में मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, और इंडिया के हर स्टेट से मेरे साथ लोग जुड़ते हैं। तो उस स्थिति में क्या है कि जो एक बार मेरे साथ योग करने लगता है, वो डेली उसको एक आदत बन जाती है, और इतना सरल कर दिया हमने। उनको पहले लगता था नहीं नहीं, आपने कहा कि योग तो टफ होगा, मुश्किल होगा। नहीं, योग सबसे सरल है, क्योंकि योग जीवन जीने की कला है। पहले तो आप ये मत समझो कि जो आसन कर रहे हैं, जो फिजिकल कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो योग है। केवल वो योग नहीं है। हाँ, योग का एक अंग है, लेकिन योग है जीवन जीने की कला। आप इसको लाइफ मैनेजमेंट कह सकते हो। आप इसको, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, योगा कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है, जो प्रातःकाल सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक सही तरीके से खाए, सही तरीके से चले, सही तरीके से अपना काम करे, सही तरीके से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करे, वो योग बन जाता है। अब आपने एक क्वेश्चन किया कि ऐसा हम क्या करें कि सुबह सुबह उठें और सुबह उठ करके कोई एक ऐसा आसन जो हमें पता ही ना चले। हाँ। सबसे बढ़िया है, सबसे शुरू सुबह जल्दी उठो, ये भी योग है। सुबह जल्दी उठने के लिए आपको अपने बिस्तर पर अंगड़ाई लेनी पड़ेगी। जैसे ही आँख खुली, आप देखो, कोई व्यक्ति 5 बजे उठता है, 6 उठता है, 10 उठता है, 11 उठता है, चाहे 12 उठता है, उसको उतनी ही परेशानी होती है जितनी 5 बजे वाले को उठने में होती है। जिसकी आदत 12 बजे उठने की है, वो 12 बजे भी मुश्किल से उठता, अरे यार 12 बज गए। ये आपको ना अपने अनुसार ढालना पड़ेगा। मैं सुबह 4:30 बजे, 5 बजे उठता हूँ, कभी 4:30 उठता हूँ, 5 बजे के बाद में मैं सोता नहीं हूँ। लेकिन मुझे 4:30 बजे भी उतनी दिक्कत होती है, मुझे 5 बजे भी उतनी दिक्कत होती है, या मैं कहूँ कि मुझे 5 बजे भी वैसा ही लगता है, 4:30 भी वैसा ही लगता है। अब सुबह उठ करके किसी तरीके से एक बार आपकी आंखें खुली, आपने देखा अरे अभी तो 4:30 बजे या 5 बजे या 6 बजे, आप फिर सो जाओगे, 10 मिनट सोते ना। नहीं, आपको यदि उठ गए, आंखें खुल गई, तो उस समय पर आपको बिस्तर पर ही पड़े पड़े इंटरलॉक करके बॉडी को तोड़ दीजिए, अंगड़ाई ले लीजिए, पूरा हाथ पैर वहीं का तोड़ दीजिए। ब्लड सर्कुलेशन होगा बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी खुल जाएगी, आलस से भाग जाएगा, नींद खुल जाएगी, और अपने कार्य को करने के लिए बिस्तर को त्याग दीजिए। वहां से आपका एक योग हो जाएगा। आप इसको कह सकते हो कि आप ताड़ासन कर सकते हो लेटे लेटे।
फिर खड़े होकर के भी आप अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करिए और पूरी बॉडी को ऊपर खींचिए, वृक्ष की तरह पूरी बॉडी स्ट्रेच करिए और ब्लड सर्कुलेशन होगा, एनर्जी आ जाएगी, आलस से भाग जाएगा। तो ये पहला योग है सुबह उठते के साथ ही करने वाला। अच्छा, लगातार बात होती है कि हम सुबह उठें, जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। क्या है ब्रह्म मुहूर्त और इसके क्या फायदे हैं अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं? तो देखो, इसमें मेरे दो विचार हैं। अगर मैं शास्त्रानुगत बोलूं, अपने लिटरेचर के अनुसार बोलूं, योग दर्शन के वेदों के अनुसार कहूं, तो ब्रह्म मुहूर्त है सूर्य उदय से पहले। वैसे 3 बजे का समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। स्वामी रामदेव जी 3 बजे उठते हैं। कुछ जगहों पर 2 बजे को भी ब्रह्म मुहूर्त मान लेते हैं, परंतु 3 से लेकर के 5 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का है, यानी परमात्मा का समय है, भगवान का समय, ईश्वर का समय, अल्लाह का समय, गॉड का समय। मैं जो भी धर्म का व्यक्ति इसको सुन रहा है वो उसका समय है। अब वो समय ऐसा, वो क्यों है ब्रह्म मुहूर्त? एक तो प्रकृति बिल्कुल शांत है, उस समय पर ना ध्वनि प्रदूषण है, ना वायु प्रदूषण है, उस समय आपका मन भी शांत है, ना आपको कोई शोर सुनाई दे रहा है, ना आप प्रकृति के अंदर आप देखोगे सुबह सुबह उठो, चिड़िया चहचहा रही हैं, मंद सुगंध हवा चल रही है, सूर्य उगने की ओर है। तो वो ब्रह्म मुहूर्त है, और उस ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठता है वो दूसरों के मुकाबले बहुत कम बीमार पड़ता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो व्यक्ति दूसरों के मुकाबले ज़्यादा काम करता है, क्योंकि उसको कुछ घंटे ज़्यादा मिल जाते हैं काम करने के लिए। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उस व्यक्ति का मस्तिष्क शार्प हो करके, ब्रेन शार्प हो करके उसकी कार्य करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरी बात में आता हूँ, अब आप इस कलयुग के कली काल में कॉरपोरेट के जगत में जो व्यक्ति रात को 12 बजे घर से आया, उसका ब्रह्म मुहूर्त तो 4 बजे हो नहीं सकता। बिल्कुल, उसका ब्रह्म मुहूर्त तो जब है जब वो सुबह उठ जाए। लेकिन यहां मेरा कहना यह होगा कि जो व्यक्ति 12 बजे सोता है वो 6 बजे उठ जाए या 7 बजे उठ जाए, 6 से 7 घंटे की नींद ले ले। जो व्यक्ति 2 बजे सोता है वो भाई 10 बजे उठ जाओ। जो व्यक्ति सुबह 4 बजे सोता है भाई 12 बजे उठ जाओ। लेकिन एक टाइम फिक्स कर लो, 10 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जो भी टाइम है सोने का भी और जागने का भी एक टाइम फिक्स कर लो। क्योंकि अगर काम भी करना है, कॉर्पोरेट में फंसे हुए, मजबूरी है, रात को 2 बजे घर आए, तब वो उनको तो मैं नहीं कहूँगा भी आप ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उस टाइम ही उठो। अरे तुम 12 बजे उठ जाओ, सोना जरूरी है, क्योंकि 7 घंटे सोना है, तो 7 घंटे सो, और आपका ब्रह्म मुहूर्त वही है। आपका ब्रह्म मुहूर्त 12 बजे ही है, मजबूरी है आपके सामने, और कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए एक समय फिक्स कर लो। एक समय फिक्स किया तो वो ब्रह्म मुहूर्त, नहीं तो शास्त्रों के अनुसार सुबह 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तो हर एज ग्रुप के लिए कितने कितने घंटों की नींद ज़रूरी है? जैसे बाल्यावस्था में कितने घंटे, आप कॉर्पोरेट में तो कितने, और बुजुर्ग हैं तो कितने घंटे की नींद ज़रूरी होती है? देखिए, बच्चा बहुत छोटा होता है, वो तो 15-15 घंटे, 17-17 घंटे भी सोता है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं एक बात करूंगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट को जो देखने वाले हैं वो युवा भी हो सकते हैं, और खासकर वो 20-25 प्लस ही लोग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए, चाहे कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो। और जो हार्ड वर्क करते हैं, अब मैं अपने गांव में जाता हूं, मेरे यहाँ गांव में 8 बजे, 8:30 बजे सो जाते हैं लोग, और मैं वहाँ परेशान हूँ। मैं खुद 10 बजे सोता हूँ और सुबह 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ। तो वहाँ 8-8:30 बजे सो जाते हैं, फिर सुबह वो 4-4:30-5 बजे जग भी जाते हैं। उनका टाइम सोने का ज़्यादा है, क्योंकि उनकी शरीर से मेहनत ज़्यादा है, फिजिकली मेहनत बहुत ज़्यादा है। उनको नींद आ जाती है पढ़ के, टेंशन है नहीं। टेंशन तो उनके पास है जिनके पास पैसा है, किसानों के पास धन भी नहीं है ज़्यादा, तो वो अपने खेतों में मेहनत करने को, ट्रैक्टर चला रहा है, फावड़ा चला रहा है, पानी चला रहा है, मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं 10-10 किलोमीटर, पता ही नहीं चलता उनको। तो उनकी नींद भी ऐसी आती है, टेंशन फ्री होकर सो जाते हैं। टेंशन नींद उसको कम आती है, या तो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, चाहे ऑफिस की हो, चाहे घर की हो, बच्चे की हो, बीवी की हो, पति की हो, किसी की भी हो, या उल जलूल टेंशन हो, मैं तो ये भी कहूँगा, फालतू की भी टेंशन लेकर चलते हैं, तो उस कारण से नींद भाग जाती है। अब सोने के ऊपर हमने बात की, तो सोना अपनी कार्य के अनुसार, यदि आप कॉर्पोरेट में काम करते हो तो 6 से 7 घंटे की नींद आपको पर्याप्त है। और यदि वो बच्चे हैं, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, एक साथ साथ क्वेश्चन मैं आपका और भी ले लेता हूं कि जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा नींद आती है वो शाम को खाना कम कर दें। अन्न से, जब हम ज़्यादा अन्न खाते हैं उससे नींद ज़्यादा आती है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए शक्ति आपकी डाइजेशन की ओर लगती है, उसका ब्लड सर्कुलेशन आपका स्टमक की ओर चला जाता है। तो कहीं ना कहीं हम गुरुकुल में पढ़ते थे, तो गुरुकुल में क्या है कि मेहनत वो ज़्यादा कराते थे, तो सुबह और दोपहर और शाम बढ़िया पेल के खाते थे, और रात को 9 बजे पता ही नहीं चलता था पढ़ के कि कहाँ पढ़े हैं, दिन में सोते नहीं थे। तो हमारे गुरुजी बोलते थे, भाई थोड़ा रोटी पे हाथ कम रखो,
थोड़ा कम खाओ तो नींद कम आएगी। विद्यार्थी काल में नींद कम आनी चाहिए, विद्यार्थी को भी 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। मैं कॉर्पोरेट में भी कहता हूँ आप हल्का भोजन करिए, सुपाच्य भोजन करिए तो नींद कम आएगी। जो ठीक ठाक खाएंगे उनको नींद ज़्यादा आएगी। अब नींद ज़्यादा आए ये प्रॉब्लम आजकल किसी की नहीं है, प्रॉब्लम है जिनको नींद कम आती है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो नींद लेना 6 से 7 घंटे, बुजुर्ग 7 से 8 घंटे या 8 से 9 घंटे, काम नहीं है कुछ, आराम से प्रभु भक्ति का भजन करो, आराम से लेटो, सो, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। और जो अति वृद्ध हैं वो 10-12 घंटे भी, जो ज़्यादा है 80-90 साल के हैं और बिस्तर पकड़ चुके हैं वो बच्चे की तरह हो जाते हैं। छोटा बच्चा ऐसे सोता रहता है, बुजुर्ग भी ऐसे ही, और फिर नींद लेकर के, क्योंकि नींद से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी आती है, अति नींद से वो एनर्जी का लॉस भी हो जाता है, खासकर युवावस्था में। अच्छा, आपने तनाव की बात की, स्ट्रेस की बात की, और इसकी वजह से नींदें भी बहुत उड़ जाती हैं लोगों की। तो सोने से पहले ऐसा कौन सा आसन करें जिससे नींद अच्छी आए? देखिए, सोने से पहले कोई आसन नहीं करना है। सोने से पहले आप पहले तो अपने मस्तिष्क को खाली करना है। कैसे? सबसे पहले जो ओवर थिंकिंग करते हैं, आज मैं आपको बताता हूँ, जिसकी नींद उड़ी हुई है वो मैक्सिमम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। वो बिस्तर पर लेटेंगे, या तो अपने ऑफिस का हिसाब लगाना शुरू करेंगे, अपने धन का हिसाब लगाना शुरू करेंगे, पैसे का हिसाब लगाना शुरू करेंगे, या ऑफिस में ये होना है वो होना है, ये प्लानिंग करते हैं बिस्तर पर लेट करके। तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना, लोग करेंगे ही। हाँ, तो नींद भाग जाएगी। तो ऐसा कोई है उपाय योगा में कि? इसका उपाय है कि पहले तो आप शांत होइए। अगर सोचना है तो भगवान के बारे में सोचिए, अगर ओवर थिंकिंग करनी है तो अपने पुस्तकों के बारे में सोचिए, अपनी किताबों के बारे में सोचिए। अगर सोचना है, ओवर थिंकिंग करनी है तो किसी पॉजिटिव विषय के ऊपर ओवर थिंकिंग करिए। जब आपने अपने कार्य के लिए सोचा, मैं फिर कहता हूँ, मैंने इसका प्रैक्टिकल किया है, मैं खुद भी कहता हूँ कि मैं अगर ये सोचने लगूँ बिस्तर पर लेट करके, यार मेरे पास 200 लोग योगा कर रहे हैं, 400 हो जाए तो आनंद आ जा। ये तो नॉर्मली लोग सोचते ही हैं। जैसे मैं अगर सोचना शुरू करूंगा, फिर मैं एक कैलकुलेशन करूंगा, 400 होंगे तो 600 हो जाए, 600 होंगे तो 800 हो जाए, 1000 हो जाए, उसी कैलकुलेशन है, हम इसको बोलते हैं 3-5 में जब लगता है व्यक्ति, तो नींद भाग जाती है। खासकर अपने बिजनेस के बारे में, पैसे के बारे में बिस्तर पर लेट करके नहीं सोचना है, उसको त्याग दो। वो सोचने का समय सुबह का। सुबह उठिए, आप सुबह जब उठते हैं बिस्तर पर लेट करके सोचो ना, आपकी नींद भाग जाएगी। वहाँ आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, सपने देखने लगता है व्यक्ति, पॉजिटिव सपने देखने लगता है। पॉजिटिव भी ऐसे कि नहीं मेरा बिजनेस ऐसा हो जाएगा, वो चीज़ आपको सोने के समय त्यागनी पड़ेगी, एक बात। अब वो त्यागें कैसे भाई? कुछ डाइवर्ट करना पड़ेगा, अपने मन को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा। यदि आप हिंदू हैं तो आप गायत्री मंत्र का जप कर लो, ओम का जप कर लो, ओम नमः शिवाय बोल लो, जो भी अब जिसमें श्रद्धा हो उसका जप कर लो। अपनी सांसों के ऊपर सांस लिया ओम, सांस छोड़ा ओम। और भ्रामरी प्राणायाम, सोते समय बिस्तर पर लेट करके उंगलियां आंखों के ऊपर रख लो, अंगूठे से कान को बंद कर लो, सांस को अंदर भरो, इस तरह से कम 15-20 बार या 21 बार इस तरह से करो तो थोड़ा ब्रेन शांत होगा, रिलैक्स होगा, तो उससे आपको नींद आएगी। एक प्राणायाम और बताता हूँ। उसने कहा ना आपने कौन सा आसन करें, आसन नहीं करना है, सोने के समय करना है तो शवासन, और शवासन के साथ करना है प्राणायाम। प्राणायाम और आसन में अंतर है। आसन होते हैं आपके पूरी बॉडी, फिजिकल बॉडी के लिए, और प्राणायाम होते हैं आपकी आंतरिक संरचना जितनी भी है, आपकी हार्ट, ब्रेन, लंग, फेफड़े, इनके लिए प्राणायाम होते हैं। तो दूसरा प्राणायाम करना अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब आप लेट करके करोगे तो आपका मस्तिष्क रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और अनुलोम विलोम प्राणायाम को तो जब दिन में करते हैं ना तो करते करते नींद आ जाती है, चाहे बोर हो करके याद ही हो। जैसे अनुलोम विलोम शुरू किया, एकदम जम्भाई मारनी शुरू करते हैं। क्यों? वो कहीं ना कहीं शुरू में बोर होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ बोर नहीं होते, रिलैक्स होते हैं, कचरा बाहर निकल जाता है, सबकॉन्शियस माइंड की सफाई हो जाती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करके देखो, लेट करके बिस्तर पर 5 मिनट, 7 मिनट लेट करके। बस ये ध्यान रखना है, सावधानी है इसमें कि गद्दा आपका ऐसा ना हो कि उसमें अष्टावक्र बने पड़े हैं आप। बिल्कुल हार्ड गद्दा होगा, आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, तब आप प्राणायाम लेट करके कर सकते हो। अब बैठ करके करोगे तो इतना लेट ना जाओगे, फिर नींद खुल जाएगी। वहाँ लेट करके ही प्राणायाम करना है तो नींद आ जाएगी। रात को अच्छी तरह से पैर को धोइए ताज़े पानी से, और उसके ऊपर सरसों के तेल की मालिश कीजिए या गोले के तेल की मालिश कीजिए, और फिर ये प्राणायाम करिए और दिमाग को शांत करके लेट जाइए। 5 से 7 मिनट में नींद आ जाएगी। अनुलोम विलोम से क्या क्या फायदे होते हैं? देखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम
और कपालभाति प्राणायाम। आपने एक पूछा, मैं दो के फायदे बताऊंगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम, इनको मैं धरती की संजीवनी बूटी कहता हूँ। पहले कपालभाति करो। कपालभाति आपके मस्तक को, कपाल कहते हैं मस्तक को, भांति माने चमकना, मस्तक के ऊपर तेज आएगा, मस्तक चमकेगा। कपालभाति प्राणायाम के करने से आपका स्टमक कम होगा, पेट की चर्बी कम होगी। कपालभाति प्राणायाम के करने से आपका मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक होगा। कपालभाति प्राणायाम के करने से अन्नमय कोष, अगर अध्यात्म में जाते हैं, अन्नमय कोष आपका बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। कपालभाति करने से आपका मणिपूरक चक्र एक्टिवेट होता है। कपालभाति प्राणायाम के करने से इम्यून सिस्टम बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ती है। कपालभाति के बहुत सारे लाभ हैं। कपालभाति प्राणायाम के करने से ब्लॉकेज खुलते हैं। अच्छा। अब ऐसे ही अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, अनिद्रा की प्रॉब्लम, ये सब दूर होती हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, जितने भी ये इस तरीके के हमारे आध्यात्मिक पाप होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, सुख दुख, लाभ हानि, थोड़ा सा खुशी मिली एकदम प्रसन्न हो गए, थोड़ा सा दुख मिला तो एकदम दुखी हो गए, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बैलेंस करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर, ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज, त्रेता युग श्रृंग ऋषि की आत्मा इस कलयुग में जन्म लिया, उनके प्रवचनों में आता है 72 करोड़ 72 लाख 10,202 नस नाड़ियाँ हमारे शरीर के अंदर हैं। और मॉडर्न मेडिकल साइंस भी 72,000 नस नाड़ियों को मानता है। तो आप 72 करोड़ 72 लाख 10,202 नस नाड़ियों को छोड़ दो, केवल 72,000 नस नाड़ियों को मान लो, उनको एक्टिवेट करता है, उनको खोलता है। हाँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम इतना आवश्यक है आँखों के लिए, साइनस के लिए, आपके फेफड़ों के लिए, रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, अस्थमा के लिए, दमा के लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके हार्मोन्स के लिए और पूरे ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए। जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है उसको हार्ट अटैक नहीं होगा जल्दी से। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने वाले को ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। अच्छा, तो ये कभी भी कर सकते हैं, ऑफिस आवर्स में, मॉर्निंग में, मतलब ऐसा कुछ? देखिए, खाली पेट करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को तो आप ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम को खाने के 1 घंटे बाद भी कर सकते हो। लेकिन कपालभाति को खाने के 4 घंटे बाद या खाना खाने से पहले, क्योंकि वो पेट की क्रिया है, तो खाली पेट कपालभाति किया जाता है। मॉर्निंग में और इवनिंग में भी। ओके। दोनों टाइम आप करो। कपालभाति प्राणायाम को खाली पेट और अनुलोम विलोम को खाना खाने का आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद भी आप कर सकते हो। ये दोनों प्राणायाम जीवन का हिस्सा बनाने हैं किसी भी व्यक्ति को। और जो व्यक्ति इन दोनों प्राणायामों को जीवन का हिस्सा बना लेगा, वो व्यक्ति, मैं तो कहता हूँ, दूसरों के मुकाबले 80% बीमार कम पड़ेगा। उसका इम्यून सिस्टम भी बना रहेगा, उसका मस्तिष्क शांत रहेगा, स्ट्रेस नहीं होगा। आपने एक बड़ी बात पूछी कि स्ट्रेस के कारण इम्यून सिस्टम वीक होता है। स्ट्रेस के कारण जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, तो शरीर के अंदर रोग आएंगे। और जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे तो स्ट्रेस नहीं आएगा। अब स्ट्रेस नहीं आएगा तो इम्यून सिस्टम वीक नहीं होगा, इम्यून सिस्टम वीक नहीं होगा तो रोग नहीं आएंगे। सीधा सीधा सा है। तो एक दिन में तकरीबन कितने मिनट हमें करना चाहिए कपालभाति? मिनिमम कितने मिनट होना चाहिए? कपालभाति प्राणायाम कम से कम, इसको बहुत सारे लोग कपाल भारती बोलते हैं। आपने भी भारती बोला, मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो कपाल भाती प्राणायाम है, भारती नहीं है। बस हम भारत के लोग हैं तो उसको भारती समझ लेते हैं। भांति तो कोई शब्द नहीं होगा, भारती हो सकता है। तो वो भांति शब्द है। भांति मीन्स होता है चमकना, तेज, और कपाल माने मस्तिष्क। तो ये कपाल भाती प्राणायाम को कम से कम 5 मिनट और अधिक से अधिक आधा घंटे तक इसका अभ्यास किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में, मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम है, यानी किसी के पास टाइम तो नहीं है वो, और ना उसका शरीर चलाने का मन कर रहा है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता और मुझे ये पेट की चर्बी खत्म करनी, तो आधा घंटा कपालभाति करे, ये पेट की चर्बी खत्म हो जाएगी। बेली फैट जिसको बोलते हैं, जिसके लिए समय में आधा घंटा करो और कम से कम 3 महीने लगातार करो। ये बहुत जिद्दी होती है, आसानी से नहीं जाती है, ये टायर बन जाते हैं। तो इसको कपालभाति के द्वारा खत्म किया जा सकता है। ब्लॉकेज को खोला जा सकता है। बॉडी में जो गांठें बन जाती हैं, एक व्यक्ति का मैं इंटरव्यू देख रहा था, स्वामी रामदेव जी के हैं टीवी पर, उसने कहा कि मुझे ट्यूमर हो गया और ट्यूमर को मैंने कपालभाति से खत्म कर लिया। कह रहे मैं 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम कपालभाति करता था। पॉसिबल है? बिल्कुल, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है, मुझसे तो पर्सनल बोला नहीं। टीवी पे आस्था चैनल पे लाइव चल रहा है वो, स्वामी रामदेव साहब, लाखों आदमी उसको सुन रहे हैं और स्वामी जी ने भी उसको प्रूफ किया फिर कि हाँ बिल्कुल संभव है।
1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटे शाम कपालभाति किया। मैं कहता हूँ आप 1.5 घंटे नहीं कर सकते, आप कम से कम 10-15 मिनट कपालभाति को सामान्य व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, जिसको ना कोई रोग है। अब समस्या क्या है, प्राणायाम कौन करेगा? दादाजी करेंगे, माँ करेगी हमारी, आजकल के युवा नहीं करेंगे। पर प्राणायाम क्या है? प्राणायाम है जीवनी शक्ति। अच्छा एक बात बताओ, अगर शरीर से प्राण निकल गया तो क्या बचेगा? राम नाम सत्य हो जाएगी। इस बॉडी का, इस शरीर का कोई कुछ नहीं करेगा, ये प्राण ही है शरीर के अंदर। और वो प्राण जीवनी शक्ति है, वो प्राण ही आपको चला रहा है और उसी को बलवान बनाना है। कपालभाति 10 मिनट, अनुलोम विलोम को लेकर के 5 मिनट से, और उसको भी 45 मिनट तक अनुलोम विलोम को अकेले को 45 मिनट तक? हाँ, विशेष परिस्थिति में मान लो जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को अनुलोम विलोम कर ले। जिसका बीपी हाई रहता है वो सुबह 10 मिनट 15 मिनट अनुलोम विलोम कर ले, फिर शाम को फिर कर ले। जिसको नींद नहीं आ रही हो 10-15 मिनट कर ले। तो इसका डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर सामान्य हो, कुछ ना हाई बीपी है ना लो बीपी है, ना आपको कोई और समस्या, ना गुस्सा आता है, शांति से जीवन चल रहा है, तो 5-10 मिनट फिर भी कर लेना चाहिए। केवल दवाई के रूप में यूज नहीं करना है इसको आपको लाइफ स्टाइल में लेकर के आना। जैसे मैं तो कहता हूँ कि जैसे खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, वैसे ही आपके जीवन में योग और प्राणायाम जरूरी है। डॉक्टर त्रेहान की एक रिपोर्ट बहुत वायरल हुई थी, एक कटिंग अखबार की, बहुत वायरल हुई थी, शायद वो कोरोना में वायरल हुई थी। उन्होंने कहा कि जो पति प्राणायाम ना करे, पत्नियां उनको खाना ना दें। बहुत वायरल रिपोर्ट हुई भाई। ये आप एक चीज़ सोचो, वैसे ही कह दिया उन्होंने। डॉक्टर त्रेहान का कितना बड़ा नाम है, वैसे ही बोला उन्होंने। योगाचार्य तो बोलेंगे, योगाचार्य की तो पब्लिक सोचेगी तो इनका काम है, ये तो बोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर जब बोलता है, और वो भी इस लेवल पे जाके, कि जो पति प्राणायाम ना करे उसको पत्नियां खाना ना दें, तो यानी उन्होंने कुछ सोच के बोला होगा। प्राणायाम बहुत आवश्यक है। आपके कोरोना में देखा हमने, मैंने भी कई अस्पतालों में जाके ऑनलाइन और कुछ फिजिकली जाके, कुछ ऑनलाइन, मैंने भी बहुत सारे कोरोना पेशेंट को अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कराया। अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम दोनों धरती की संजीवनी बूटी हैं। इसको जीवन का हिस्सा बनाओ, ना तो आपको नींद की प्रॉब्लम होगी, ना स्ट्रेस होगा, और काम करने की ताकत शरीर के अंदर आ जाएगी। तो इसलिए प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि यही जीवनी शक्ति है। अच्छा सोहित जी, आपने कपालभाति की बात की, आपने अनुलोम विलोम की बात की, हम बात करते हैं सूर्य नमस्कार की। तो सूर्य नमस्कार के जो चमत्कारी फ़ायदे हैं वो बताइए, और कैसे होता है, क्या है सूर्य नमस्कार? देखिए, सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं, 8 आसन होते हैं, और वो एक तरीके से पूरे पैर के अंगूठे से लेकर के सर के चोटी वाले भाग तक पूरी बॉडी की, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। प्राणायाम के साथ करते हैं, यानी ब्रीथ के साथ करते हैं, जहाँ कहीं सांस लेना है, कहीं छोड़ना है, उसके साथ करते हैं, तो वो साथ में प्राणायाम भी हो जाता है। इंटरनली और एक्सटर्नली, बाहर से और अंदर से आप फिट हो जाते हैं सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार मैं कहता हूँ 400 से 450 कैलोरी बर्न करता है सूर्य नमस्कार। एक नहीं, कम से कम उसके लिए आपको 100 सूर्य नमस्कार करने पड़ेंगे, और 100 सूर्य नमस्कार कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। ये कोई सूर्य नमस्कार में 12 एक्सरसाइज है ना? हाँ, तो मुश्किल से 1 मिनट में हो जाता है। वही हाथ जोड़े, ऊपर गए, नीचे गए, उसमें 8 आसन है, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, अश्व संचलन, इस तरह करके, भुजंगासन, शशांकासन, ये सारे करके उसमें 8 आसन, 12 स्टेप, 4 रिपीट होते हैं। तो एक सूर्य नमस्कार 1 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। मैं उनको बोलना चाहता हूँ जिनके पास टाइम नहीं है, ऑफिस जल्दी जाना है, बस सुबह जैसे तैसे उठ के, बस जैसे तैसे ब्रश किया, नाश्ता किया, लिफ्ट में और गाड़ी में बैठे, सीधे ऑफिस में आके विराजमान हो गए, उनके लिए कम से कम सूर्य नमस्कार है। भाई सुबह उठो, 10 मिनट घड़ी देख के सूर्य नमस्कार कर लो। आप वीडियो हमारी भी हैं सूर्य नमस्कार के ऊपर, और भी बहुत सारे योगा टीचर्स की आपको वीडियोज मिल जाएंगी। सूर्य नमस्कार को सीखो और सूर्य नमस्कार को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि वो फिजिकली भी फिट करेगा और स्पिरिचुअली, मेंटली भी फिट करेगा। प्राणायाम के साथ करोगे, वेट लॉस करने के काम सूर्य नमस्कार करता है। तो एक इसी बात पे मैं एक बात और कहता हूँ कि कुछ दूसरे धर्म के लोग सूर्य नमस्कार को नहीं मानते कि सूर्य को नमस्कार, भाई ये फिजिकल एक्सरसाइज है, इसमें आप ज़्यादा मत पढ़ो। सूर्य को नमस्कार करोगे तो कुछ बिगड़ भी नहीं जाएगा। भाई अपने सूर्य हमें पूरे दिन
रोशनी दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, पूरे दिन हमें बल्ब बेचारे का जलता रहता है, तो उसको उसको थोड़ा नमन भी कर लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। किसी से 10 रुपये भी उधार लेते हैं, उसको भी धन्यवाद करते हैं, उसके तो पूरे दिन रोशनी में हम रहते हैं, तो नमन भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर उस तरफ भी नहीं जाना चाहते तो सूर्य नमस्कार को सीखो और सूर्य नमस्कार को करो। वेट नहीं बढ़ेगा, वजन बढ़ गया है तो वेट कम हो जाएगा। अकेले सूर्य नमस्कार से 1 महीने में 10-10 किलो तक वजन कम हो सकता है। सूर्य नमस्कार के चमत्कारिक लाभ हैं, लाभ ही लाभ हैं जितने मैं आप बताऊं, क्योंकि उसमें भुजंगासन है तो बैक के लिए अच्छा है, उसमें आपका पर्वतासन है तो आपकी काफ पेन के लिए बहुत अच्छा है, फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैक बेंडिंग है, उसमें बहुत सारे आसन है, तो पूरी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है। ऑल ओवर बॉडी के लिए सूर्य नमस्कार अच्छा है, तो उसको करना ही चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। तो प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी कौन सी 5 योग क्रियाएं हैं जो इजीली रोज करनी ही चाहिए? देखिए, क्रियाएं तो बहुत सारी हैं, क्वेश्चन अच्छा है। अब यहाँ मैं तो आपको बताऊं कि मुझे तो बहुत सारी क्रियाएं अच्छी लगती हैं कि 5 या 10 या 3 क्रियाएं, लेकिन मैंने 2 चीज़ कहीं, प्राणायाम कम से कम, एक कपालभाति और एक हमने कहा अनुलोम विलोम। 2 क्रिया तो आप इनको ऐड कर लीजिए। और रात को भ्रामरी, रात को सोते समय भ्रामरी प्राणायाम, 3 हो गई। सूर्य नमस्कार इसको एक ऐड कर दीजिए। एक दिन में कितने सूर्य नमस्कार? कम से कम तो 10 करने ही चाहिए, परंतु 20-25 सूर्य नमस्कार कर लो, 15 मिनट 20 मिनट में हो जाएंगे, कोई ज़्यादा नहीं है। फास्ट करोगे तो और भी कम टाइम में हो जाएंगे, स्लो करोगे तो थोड़े टाइम में होंगे। तो 15-20 मिनट 20-25 सूर्य नमस्कार करो, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी और पसीना आ जाएगा, उससे वेट लॉस होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटा भी पूरा सूर्य नमस्कार कर सकते हो, कि और कुछ मुझे करना ही नहीं है तो सूर्य नमस्कार 1 घंटा कर सकते हो। मैं अपनी क्लास में प्रतिदिन सूर्य नमस्कार कराता हूँ, और कोई बोर भी होता है, मैं करना पड़ेगा, ये मेरी व्यवस्था है। सूर्य नमस्कार तो करना ही पड़ेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, बस इतना होता है। हम वेरिएशन भी बहुत कराते हैं सूर्य नमस्कार में। और इसके अलावा एक आसन यदि और करना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद वज्रासन जरूर कर लेना चाहिए, उससे आपका डाइजेशन बनेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रोंग होगा। खाना खाने के तुरंत बाद वॉक कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमने भी बचपन में छोटी छोटी पुस्तकों में पढ़ा है, खाना खाने के बाद 100 कदम टहलिए, नहीं, खाना खाने के बाद कम से कम 15 मिनट बाद वॉक करनी चाहिए। उसका कारण क्या है कि जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के कि जो आपका स्टमक में जो भोजन गया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, जो मैं पहले बोल भी चुका हूँ। तो ब्लड का फ्लो आपको स्टमक की ओर चाहिए, और जो शरीर का अंग काम करेगा उसी की तरफ ब्लड की आवश्यकता, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने वॉक करना शुरू कर दिया तो आपके पैरों की तरफ एनर्जी ज़्यादा जाएगी, तो आपका पेट आपका थोड़ा रुक जाएगा उस समय के लिए। खाना खाने के 15 मिनट तक वज्रासन में बैठ जाओ, अपने पूरे लेग्स को फोल्ड करके पूरा लॉक कर दो। लॉक करेंगे तो पूरी शक्ति आपकी जहाँ वर्क होना है वहाँ आपका पूरा ब्लड का फ्लो हो जाएगा, वहीं एंजाइम्स का सिक्रेशन प्रॉपरली होगा, तो खाना आपका अच्छे डाइजेस्ट हो जाएगा। उससे एसिडिटी बनेगी, कब्ज नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, तेजाब नहीं बनेगा, खट्टी डकारे नहीं आएंगे, पेट नहीं फूलेगा, बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट के वज्रासन से। 10 से 15 मिनट, हाँ। और जो लोग नीचे बैठ करके नहीं कर सकते, सोफे पे करो, बेड पे करो, कैसे भी करो, स्टार्टिंग में 3 मिनट करो, 4 मिनट करो, 5, फिर 15 मिनट तक आप वज्रासन करो, फिर उसके बाद आप वॉक करो। और फिर अगर वॉक भी नहीं कर रहे तो आपके पास टाइम नहीं है, बिस्तर पे बैठ के खाना खा रहे हैं, तो फिर लेफ्ट साइड कम से कम शुरू में 15 मिनट लेफ्ट साइड से हो, उससे आपका राइट स्वर चलेगा। राइट स्वर होता है अग्निस्वर, और हमारी अंदर होती है जठराग्नि। जठराग्नि को एक्टिवेट करता है अग्निस्वर, राइट स्वर, जो सूर्य से कनेक्ट होता है। तो हमारे पेट की जो अग्नि है खाने को डाइजेस्ट करने की, जिसका नाम है जठराग्नि, वो तीव्र हो जाएगी, आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। हमारे पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी, एक डॉक्टर आई थी जठराग्नि के बारे में, जिसे आजकल हम गट हेल्थ बोलते हैं। एक बार आप भी डिस्क्राइब कीजिए क्या है गट हेल्थ और कैसे इम्प्रूव हो सकती है ये? देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका भोजन, आपकी व्यवस्थित दिनचर्या। मैं इस डाइजेशन को ठीक करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप बताता हूँ वो ये कहता हूँ, आप अपने खाने को चबा के खाना शुरू कर दो। लोग क्या करते हैं कि जो खाने में टाइम लगाना चाहिए 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, वो 5 मिनट में निपटा लेते हैं। खाने को जितना चबा करके खाओगे उतना ही आप अपनी गट हेल्थ को स्वस्थ कर लोगे, ध्यान रखना। जितना चबा के खा सकते हो, और पानी को जितना स्लो पी सकते हो उतना लाभकारी है। पानी क्या करेंगे, गट 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 करके पी जाएंगे। और उसके साथ आपने कई बार देखा होगा, मैंने भी कई बार ये महसूस किया, मैं पानी जल्दी जल्दी कभी पी लूँ तो हमारी ना मुंह से हवा चली जाती है, अभी डकार आती बीच में, कई बार वो बाहर भी निकल जाती है, कई बार वो अटक भी जाती है। तो इतना स्लो पीना चाहिए कि आपको वो स्थिति डकार वाली ना बने, बीच में जो बब्स आते हैं वो बीच में ना बने। पानी धीरे धीरे पियो। खाने को जितना महीन, मतलब दांत दिए चबाने के लिए हैं,
दांतों का काम आंतों से लेते हैं, फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता, फिर अगले दिन दुखी होते हैं, फिर कब्ज की समस्या बन जाती है। एक तो ये सुधार कर ले अगर कोई व्यक्ति जीवन में। दूसरा, खाना खाने के बाद लगभग 1 घंटे बाद, जो खासकर ऑफिस में बैठने वाले हैं, जो फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, जो इनका शरीर से ज़्यादा काम है, वो तो आधा घंटे बाद पानी पी सकते हैं। लेकिन जो ऑफिस में बैठे हैं, जिनको शरीर हिलाना ही नहीं है, खाना खा के भी बैठना ही है कुर्सी पे, तो वो 1 घंटे बाद पानी पिए कम से कम। उनका लुब्रिक जो है, वो खाना उन्होंने अंदर डाला है, उसका लुब्रिक बनेगा लगभग 1 घंटे में। मेहनत करने वालों का आधा घंटे में बनेगा। उस समय पानी की जरूरत पड़ती है उसको और मिक्सी को घुमाने के लिए। तीसरा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, रात्रि के खाने में कभी भी हैवी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे जंक फूड, मैदा, मीठा, ये रात में कम से कम, नमक को भी कम से कम करना है रात में। एक और चीज़, सोने में और खाने में 2 घंटे का गैप करना है, और पानी पूरे दिन में प्रचुर मात्रा में यानी अच्छी तरह से पीना है। तो ये गट हेल्थ और ये आपका लीवर, गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये सारी एक्टिविटी अगर आप कर लें, ये सारी क्रियाएं कर लें, इन सब चीज़ों को अपनी जीवन के, तो कहीं से कोई दवाई तो लेनी नहीं है भाई। नहीं तो फिर तो लोग सुबह उठेंगे पेंडी, पेंटो, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। ऐसी लोग दुनिया भर की गोलियां मुझे भी याद हो गई, क्योंकि खा रहे हैं लोग। मेरे घर में मेरे परिवार वाले भी लोग खा रहे हैं, मैं उनको समझाता थक गया। वो कहेंगे भाई तेरे इस योग करने से आएगा 1 महीने में रिजल्ट, हमारी गोली 5 मिनट में रिजल्ट देगी। पर वो अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लीवर की समस्या होगी, आंतों में अल्सर हो जाएगा। तो अपने शरीर को अपने आप से स्वस्थ रखने का साधन योग है। और ये सब योग ही है कि सुबह मैंने कहा खाने को चबा के खाओ, ये भी योग है। खाने के बाद इतनी देर बाद पानी पियो, ये भी योग है। सोने में खाने में इतना गैप होना चाहिए, ये भी योग है। ये सब योग है, ये जीवन जीने की कला है। तो आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम, आपका जो लीवर, ये सब स्वस्थ हो जाएगा यदि आप व्यवस्थित जीवन जिएंगे, व्यवस्थित खाना खाएंगे। तो क्या हाई बीपी और शुगर भी योग से कम्प्लीटली खत्म हो सकता है? देखिए, योग और आयुर्वेद तो कहता है, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बीपी की दवाई छूट गई, जिन्होंने बीपी की दवाई बंद कर दी। नॉर्मली कहते हैं बीपी और शुगर की दवाई नहीं छूटती है, तो क्या योग से छूट सकती है? ये केवल एलोपैथी लोग बोलते हैं। आपको सच बताऊं, मेरे कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं परिचित जो मेरे साथ योग करते हैं। मैंने एक बार पोस्ट भी की थी, एक डॉक्टर के पास आप जाते हो, आपको कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, और डॉक्टर, आप उनके क्लिनिक पे घर पहुंच जाते हो सुबह सुबह, डॉक्टर गार्डन में बैठ के कपालभाति कर रहे होते हैं। उसके बाद वो ग्रीन टी लेकर के आपके टेबल पे आते हैं और आपको वो अंग्रेजी दवाई लिख के दे देते हैं कि जी मुझे गैस की प्रॉब्लम है, और आपको अंग्रेजी दवाई लिख के दे देते हैं। आप उसकी लाइफ स्टाइल को तो देखो, उन्होंने क्या किया, सुबह योग किया पहले, फिर वो ग्रीन टी लेकर के आए, और तुम गैस की दवाई लेकर के लिए डॉक्टर के पास गए या कोई भी और समस्या लेकर के गए, तो डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ लिख के दे दी कि जाओ आप ये खाइए। डॉक्टर ने नहीं कहा कि आप योग करिए। अब तो खैर जागरूक हो गए, बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप योग करिए। तो डॉक्टर्स को मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता, इमरजेंसी में आपको अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, पर ऐसा भी ना हो कि सर में दर्द हुआ तुरंत एक गोली मार दी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बीपी भी क्योर हो सकता है, शुगर भी क्योर हो सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा, नियमित योग करना पड़ेगा, और जो डाइट है उसको प्रॉपर लेना पड़ेगा, तो बीपी भी ठीक हो जाएगा और क्योर ही हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ थायराइड की दवाई तक बंद हो जाती है। मेरी क्लासेस में कितने लोग, महिलाओं की थायराइड की दवाई बंद हो गई। तकरीबन कितने समय में दवाइयाँ बंद हो सकती हैं, कितने टाइम? कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। अगर मैं 6 महीने लगातार योग करती हूँ तो थायराइड ठीक हो सकता है? थायराइड ठीक हो सकता है यदि 6 महीने योग करते हो, प्रॉपर बताया गया जो हमारा डाइट प्लान है वो फॉलो करते हो, प्लस हम कुछ नुस्खे देंगे। जैसे कि मैं थायराइड के लिए बताता हूँ, एक बड़ी बात बोल रहा हूँ, इंडियन टीम के क्रिकेटर का मेरे पास फ़ोन आया, और नाम नहीं लूँगा, अभी IPL भी खेल रहे हैं वो इस समय। तो उनका कॉल आया, उन्होंने इंस्टाग्राम से कोई रील उनके सामने मेरी गई, और उन्होंने मुझे नंबर लेकर डायरेक्ट फ़ोन कर दिया। परिचय हुआ, वीडियो कॉल पे बात हुई, थायराइड की समस्या, और थायराइड ही वेट को घटाने वाली। नॉर्मली हम वैसे सभी को सीरियस लेते हैं, पर इस तरीके से सेलिब्रिटी कोई कॉल करे तो फिर उसको और ज़्यादा सीरियस लेना पड़ जाता है। तो मैंने कहा भी इसको तो ठीक करना है। मैंने उसको हरे धनिए का रस 2 चम्मच सुबह खाली पेट और 1 चम्मच उसमें शहद मिला के ये दिलाना शुरू किया। कुछ और चीज़ें उसकी बंद कर दी कि ये नहीं खाना, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, ये सब नहीं खाने हैं, और कुछ उज्जाई प्राणायाम और कुछ और एक्सरसाइज, भुजंगासन, गर्दन की कुछ एक्सरसाइज, ये 3-4 चीज़ें मैंने बताई। 3-4 दिन मैंने उसको वीडियो कॉल पे सिखाया, और उसका कॉल मैंने कहा पहले 40 दिन कर लगातार,
40 दिन किया, 40 दिन के बाद डॉक्टर की जांच कराई तो लगभग 60% ठीक हो गया। उसके बाद मैंने कहा सर 3 महीने लगातार कर। 3 महीने बाद फिर डॉक्टर के पास गया, बोले जी तुम्हारा ये ठीक हो गया, तुम्हारी दवाई बंद की जाती है, इससे बड़ा और रिजल्ट क्या मिलेगा। तो ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, थायराइड की भी ठीक हो जाती है, थायराइड भी ठीक हो जाता है, बीपी भी क्योर हो जाता है और शुगर भी ठीक हो जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि जब व्यक्ति को शुगर की समस्या होनी प्रारंभ हो, एकदम थोड़ी होती है, एकदम तो ना आएगा 350, उसको बॉर्डर लाइन पे आएगा, लेकिन वो सावधान नहीं होगा। जैसे ही बॉर्डर लाइन पे आए तुरंत सावधान हो जाओ। क्या करना है, करेला, जामुन और नीम का मिक्स जूस मिलता है मार्केट में, वही ले लो, नहीं तो फ्रेश आप पत्ते या उनके फल जो भी चीज़ लेकर उसका जूस निकालो, सुबह सुबह खाली पेट पियो और शाम को भी पीना शुरू कर दो। आप 40 दिन करके देख लो, जिनका बॉर्डर लाइन पर 40 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 40 दिन बाद टेस्ट कराएंगे, नॉर्मल आ जाएगा, उसके बाद वो फिर अपना लापरवाह हो जाएंगे, फिर 2 3 4 6 8 महीने तक चेक ही नहीं कराएंगे, फिर कोई रिपोर्ट हुई फिर वो ज़्यादा मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको व्यवस्थित जीवन जीना है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, योग नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, फिजिकल वर्कआउट नहीं करते, उनको मीठे से दूर रहना भैया, उनको जंक फूड से दूर रहना है। बड़ी समस्या ये है कि जो फिजिकल मेहनत कर रहे हैं, रिक्शे वाले को नहीं मिलता पिज़्ज़ा खाने के लिए, बेचारे को, किसान आदमी को पिज़्ज़ा खाने के लिए नहीं मिलता, उसके लक्कड़ पत्थर सब हजम है, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहा है। आप किसी रिक्शे वाले को शुगर दिखाओ, मेरे गांव में तो किसी को, मेरी नॉलेज में जो लोग, मतलब मेरी नॉलेज में तो नहीं है किसी को शुगर है। बीपी की जरूर थोड़ी वो समस्याएं हैं, क्योंकि भाई कुछ महिलाओं को है, कोई टेंशन थोड़ा ज़्यादा ले लेती हैं, पुरुषों को वो भी ना के बराबर है। मैंने अभी एक मेरे चाचा जी हैं, 55 साल की उम्र है, उनके फुल बॉडी टेस्ट कराए, बिल्कुल बच्चे जैसी बॉडी आई। उनको ना जंक फूड मिल रहे हैं, ना कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, फिजिकल मेहनत इतनी है, ट्रैक्टर चला रहे हैं 5-5 घंटे, उसमें एक्सरसाइज हो जाती है, साइकिल चला रहे हैं। तो और जो लोग घर से निकल कर ऑफिस में आके बैठे हैं, वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, वो बर्गर खा रहे हैं, वो जंक फूड खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, तो बीमारी वहाँ से आती है। जिस दिन अपने भोजन को, अपने खाने को औषधि के रूप में खाना शुरू कर दोगे, उस दिन आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए डेली? मैंने सारी चीज़ बता दी है। डाइट संतुलित होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सुप्ना में बोधस्य। स्पष्ट कहा है उन्होंने कि आपका आहार, व्यवहार, आचार, विचार सब संतुलित होना चाहिए। हम आहार की बात कर लें, आपका भोजन आपके फिजिकल मेहनत के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जितनी कैलोरी आप ले रहे हो, क्या आप उतनी बर्न कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो तो मोटापा आएगा। दूसरा, आपका भोजन, आपकी सब्जियां ऋतु की होनी चाहिए, जिस मौसम में हो उस मौसम के फल, उस मौसम की सब्जियां होनी चाहिए। तीसरा, जितना आप खाना खाते हो उसका आधा आपको खाना खाना है, अगर आपकी फिजिकल मेहनत नहीं है। और इसके अलावा खाने से मैदा को हटाना पड़ेगा, जंक फूड को हटाना पड़ेगा, रिफाइंड को हटाना पड़ेगा। शाम को सूर्यास्त के पश्चात नमक को हटाना पड़ेगा, मीठे को हटाना पड़ेगा। और बाकी हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, स्प्राउट्स हैं। ताकत अब कोई कहे जी प्रोटीन कहाँ से लें, हम तो प्योर वेजिटेरियन है, प्योर शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हैं, जीवन में अंडे को भी हाथ नहीं लगाया। तो अब हमारे शरीर में तो कोई कमी नहीं है जी, ना हम कोई प्रोटीन लेते हैं, ना कोई प्रोटीन पाउडर लिया आज तक अपने जीवन में। 100 दंड बैठक पुशअप्स तो मैं अभी सुबह ही मार के आया हूँ, और उसके बाद 6 क्लास ली हैं सुबह से अब तक। बोला भी हूँ क्लास में, कराने में मेरी एनर्जी लगी होगी। और 100 पुशअप्स मैंने अपने भी मारे, 20-30 मेरे सारी क्लास में मिला के सूर्य नमस्कार भी हो गए होंगे। एक्सरसाइज बताने में मेरी घंटे 1.5 घंटे एक्सरसाइज होगी। और मेरा अभी सुबह तक का खाना पूछोगे तो आप अचंभित हो जाओगे। मैंने सुबह सबसे पहले उठने के बाद गर्म पानी पिया, फ्रेश हुआ, उसके बाद मैंने गोमूत्र लिया। गौमूत्र वाकई फायदेमंद होता है। इतना फायदेमंद है, जिसको लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, आंतों की प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर तक की प्रॉब्लम हो गई है, उनके लिए गोमूत्र रामबाण का काम करता है। क्यों, कैसे, क्या है उसमें? मैं आपको बताऊं, उस पर मैंने रिसर्च नहीं की, पर गोमूत्र के अंदर स्वर्ण की मात्रा, गाय के जितने भी बॉडी के अंदर से निकलते स्वर्ण की मात्रा होती है। और जो आपको एक चीज़ बताऊं, जो स्वर्ण भस्म होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे 99% रोगों में लाभकारी होती है। आपने देखा होगा, नाम नहीं लूँगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो 70-80 साल की उम्र में स्वर्ण भस्म लेकर के जवान होकर के घूमते हैं। तो स्वर्ण भस्म हमारे शरीर की स्टेमिना और इम्यूनिटी को बढ़ाती है, तो स्वर्ण की मात्रा होती है। और ये डिटॉक्स करती है पूरी बॉडी, ये गोमूत्र डिटॉक्स करता है।
अब गोमूत्र में सीधा सीधा तो नहीं लेता हूँ। गोमूत्र क्या है कि पतंजलि का एक गोधन अर्क आता है, उसको वो बनता भी कैसे है कि उसको उबालते हैं और उसमें जो भाप उसकी उड़ती है उसको एकत्रित करते हैं, वो भाप होती है, उसमें मैं 30 ml उसको लेता हूँ और 30 ml उसमें गुनगुना पानी मिलाया, सुबह खाली पेट मैं उसको पहले लेता हूँ। और वो मैंने अभी पिछले 5 दिन से शुरू किया है केवल, और 5 दिन का चमत्कार बताऊंगा। उसके बाद मैं लेता हूँ आधे घंटे बाद 30 ml आंवला, 30 ml एलोवेरा और 60 ml उसमें गुनगुना पानी। और फिर ये मेरा हो गया लगभग 9:30-10 बजे के आसपास मैंने फ्रूट लिए, और अब मैं लगभग 12:30 बजे मेरी क्लास एक ख़त्म हुई, 12:30 बजे मैंने 2 रोटी और जो भी सब्जी घर पे बनी थी और शुद्ध मक्खन निकलवा के और 1 गिलास छाछ में ये लेकर के आया हूँ। ये मेरा अब तक का खाना है। ना मैंने नाक तक खाया, बिल्कुल हल्का हूँ। अभी मुझसे कोई कहेगा योग करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरा पेट बिल्कुल खाली है, बिल्कुल सॉफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब शाम को मैं फिर गोमूत्र लूँगा और फिर यही लूँगा आंवला एलोवेरा, और रात में मैं रोटी नहीं खाऊँगा, दाल या सब्जी या दूध पी कर मैं सो जाऊँगा। इसको मैंने 5 दिन हुए हैं, और मैं कल रात को 2 वीडियो शूट कर रहा था घर पे, तो मेरी बॉडी मुझे लग रही थी उड़ रही है, इतना हल्का इतना लाइट फील कर रहा हूँ। मुझसे जो एक्सरसाइज नहीं हो रही थी वो भी एक्सरसाइज होने लगी। अरे यार ये तो चमत्कार हो गया भाई, मुझे कोई रोग थोड़ी है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ भगवान की कृपा से, योग की कृपा से। तो मैं स्वस्थ होते हुए ये चीज़ ले सकता हूँ, तो बीमार लोग क्यों नहीं ले सकते? एलोवेरा, आंवला जूस, गोमूत्र, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, अपने खाने को आधा करने पर आपका 1 महीने में 5 किलो 7 किलो, और जिसका 100 किलो है उसका 15 किलो तक वजन कम हो सकता है। फैट कटर का काम करता है। ये मैंने बहुत बड़ा डाइट प्लान बोल दिया इतनी देर में। चलिए, उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा ये, और वो इस डाइट प्लान को फॉलो भी करें। अच्छा सोहित जी, ग्लोइंग स्किन के लिए क्या कर सकते हैं? कौन सी क्रिया है योग की जो हम बैठे बैठे कर सकें और हमारी स्किन ग्लो करे? देखिए, स्किन ग्लो के लिए बहुत सारे आजकल बाहर से पुताई रंगाई चलती है, उसको तो छोड़ करके एक तो सबसे पहले जब सुबह उठे व्यक्ति, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल जो होता है, जिसको गोले का तेल भी बोलते हैं, उसको हाथ पे लो। शुद्ध मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो भाई जैसा मिले कंपनी का वही ठीक, उस पर हाथ पे लो। सुबह उठो, सबसे पहले अपने हाथ पे अच्छे से रब करके अपने फेस की अच्छे से मालिश करो कोकोनट ऑयल से। कोकोनट ऑयल से। नारियल का पानी पीने वाले व्यक्ति की त्वचा हमेशा जवान रहती है। नारियल का तेल फेस पर लगाने से या पूरी बॉडी पर लगाने से त्वचा जवान रहती है, और जवान का मतलब ही ग्लो है, ये समझ लेना। ये एक क्रिया हो गई सबसे पहले सुबह उठने के बाद। इसके साथ साथ मतलब मैंने इसके बारे में मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई किया है। अब हम थोड़े डार्क रंग के काले लोग हैं, तो हमारे चेहरे पर ज़्यादा जल्दी से ग्लो दिखता नहीं है, पर फिर भी इसके अलावा जितने भी आसन पैर को ऊपर उठाने वाले हैं, चाहे अर्धहलासन हो, सर्वांगासन हो, शीर्षासन हो, वो सारे आसन जिनका ब्लड का फ्लो आपके फेस की तरफ जाए, मस्तक की ओर जाए, वो सब ग्लो करने वाले आसन होते हैं। इसके अलावा प्राणायाम बहुत काम करते हैं। फिर मैं बोलूँगा उसमें आप बस भस्त्रिका प्राणायाम और ऐड कर दो, ये वाला, ये भस्त्रिका प्राणायाम ऐड कर दो, फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये चारों प्राणायाम चेहरे के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इसके अलावा अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हो तो एलोवेरा जो पत्ता आता है उसको सुबह सुबह अपने फेस पर लगाइए, उससे आपके चेहरा ग्लो करेगा। और फिर तो आयुर्वेद में आप जाओगे, बहुत तरीके की चीज़ें हैं जिनका आप प्रयोग करके अपने फेस को ग्लो कर सकते हो। और जितना अपने मुंह की जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं, चाहे जो लाइन की हो, चाहे आपके फेस की हो, जितना टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना सकते हो, वो सारी एक्सरसाइज आपके फेस के लिए हैं। और इससे भी एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ, हमारे चेहरे के अंदर 24 मसल्स हैं। सुबह सबसे पहले जब भी उठो, सबसे पहले उठने के बाद मंद मंद मुस्कुराइए बिस्तर पर। ना मोबाइल देखना है, ना टीवी देखना है, ना न्यूज़पेपर पढ़ना है, ना पड़ोसी से बात करनी है, किसी से बोलना नहीं, ना पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, ना बच्चे हो, सबसे पहले मुस्कुराइए। 2 काम अच्छे होंगे। एक तो पहला काम अच्छा हो जाएगा दिन का कि आप मुस्कुराए, शुरुआत मुस्कुराहट से हो गई। नहीं तो अखबार देखोगे तो उसमें भी निगेटिव खबर मिलेगी, और टीवी देख लोगे तो ऐसा लगेगा भारत पाकिस्तान जो आपस में अब आजकल तो मर ही जाएंगे। टीवी देखने के बाद तो ऐसा लगता है, आज अभी आप देख लो यूट्यूब खासकर, तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान ख़त्म और भारत ने की चढ़ाई, और फिर बाद में उन्हें खोल के देखोगे तो कुछ नहीं मिलता है। तो मतलब हर तरीके की न्यूज़ मिलती हैं, उससे भी बच जाओगे। दूसरा, आपकी 24 जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, उनमें ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, उनकी एक्सरसाइज हो जाएगी सुबह सुबह। हल्की मुस्कुराहट से ही, हल्की मुस्कुराहट से ही। हाँ तो करना नहीं है। एक रावण सी भी होती है, अट्टहास हम कराते हैं योग में, उसके बड़े फायदे हैं। कहते उसके बड़े फायदे हैं। उससे आप थोड़ा
बाहर की दुनिया में आ जाते हो, क्योंकि हंसना तो भूल गए हैं। तो वो तो आपको एकांत में करना है या ग्रुप में करना है। सुबह सुबह आपको मंद मंद मुस्कुराना है। फिर उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से रब करो, ऐसे जितना आप अच्छे से गर्म कर सकते हो, फिर उसको फेस के ऊपर लगाइए। इससे आपको एक एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो ये फेस के लिए सब बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, इनका प्रयोग करो। सोहित जी, हमने फेस की बात कर ली, हमने गट हेल्थ की बात कर ली, हमने पेट की चर्बी की बात कर ली। बात करते हैं अब हेयर हेल्थ की। आजकल हेयर लॉस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और ग्रे हेयर्स बहुत हो रहे हैं। इसके लिए योग में कुछ उपाय? इसमें भी मैंने आसन अभी बताए, जैसे शीर्षासन है। अब शीर्षासन किसी से नहीं हो सकता, तो सर्वांगासन है, शोल्डर के ऊपर किया जाता है। जितने भी आसन ब्लड का फ्लो हेड की तरफ करने वाले हैं, वो सारे आसन काम करते हैं। एक आसन सर को नीचे रख के, ऐसे सर नीचे रख के, पैरों में गैप किया, सर नीचे रखा, हाथ दोनों नीचे रख लिए, 2 मिनट 3 मिनट तक रखो, वो बहुत बढ़िया आसन होता है। शशांक आसन बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा बालों के लिए, जिनके बाल खासकर हेयर फॉल हो रहा है, मैं उनके लिए बोलूँगा, एक काम जरूर करना है। जो मीठा नीम होता है, जिसको कढ़ी पत्ता बोलते हैं, उसका जूस सुबह सुबह, कड़ी पत्ते का जूस हेयर फॉल के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तीसरा, आपको ये देखना है कि अब जैसे मैं गुजरात में था, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे अब थोड़े दिनों में मामला ख़त्म होने वाला है। वहाँ बहुत बाल टूट रहे थे, मैंने उपाय भी किए। मैं खुल के बोलता हूँ, मुझे यहाँ से ऐसा लगने लगा था कि ये यहाँ से ये गंजा होने वाला मामला, लेकिन वहाँ से जब से मैं यहाँ आया हूँ 1-1.5 महीने से, मेरा एक भी बाल नहीं टूटता है। पानी का भी कारण होता है, किसी को पानी सूट करता है, किसी को नहीं करता है। तो पानी भी आपको एक बार देखना पड़ेगा कि भाई ये पानी तो मुझे नुकसान नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग हेयर फॉल हो रहा है, बहुत सारे लोग गंजे होते चले जा रहे हैं। और जितने भी आसन सर को नीचे करने वाले हैं, ये करना है। एक काम और करना है, सरसों के तेल में आंवला पका के रख लो बढ़िया तरीके से, सूखा आंवला पकाओ, और उस तेल को नॉर्मल करके रख लीजिए, छान के या ऐसे ही, उसमें उस तेल की मालिश कीजिए सर के ऊपर अच्छी तरीके से, जड़ों में पूरी मालिश करो, तो हेयर फॉल से बच जाओगे। और उस तेल के लगाने से तो बाल आपके बहुत अच्छे भी हो जाएंगे, सुंदर बाल हो जाएंगे। सुंदर हमारे बाल हमारे शरीर का गहना है, और ख़ासकर महिलाओं का तो है ही, हम तो छोटे भी रख लेंगे, हमारा तो काम चल जाएगा। महिलाओं का गहना है। तो ये 2-3 काम अगर कर लेते हैं तो बालों का समस्या हमेशा के लिए कट जाएगी। अच्छा सोहित जी, आप लगातार 20 सालों से योग सिखा रहे हैं, कोई आपसे योग सीखना चाहे तो कैसे सीखे? देखिए, मेरी ऑनलाइन क्लास चलती हैं, और सुबह 6 बजे हमारा बैच शुरू हो जाता है। 6 बजे है, फिर 7:10 पर दूसरा बैच होता है, फिर तीसरा बैच 8:15 से 9:15 होता है, फिर 9:30 से 10:30 एक बैच होता है, फिर शाम को 6 से 7 बैच होता है। तो 5 बैच तो हैं जो हमारे ग्रुप बैच चलते हैं। फिर उसके बाद हमारे यूएस में, यूके में वो अलग अलग टाइम पर, दिन में 11 बजे है, कोई 3:30 बजे है, कोई 4 बजे, इस तरीके से अलग अलग लोकेशन पे भी बैच होते हैं, वहाँ के टाइम के अनुसार। इंडिविजुअल क्लासेस भी दी जाती हैं? इंडिविजुअल क्लास तो हम कम देते हैं, परंतु अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो इंडिविजुअल क्लास भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। वैसे ग्रुप क्लास में हमारी बहुत कम फीस है। पूरी इंडिया के अंदर जितने भी अच्छे योग टीचर्स हैं, उनमें हमारी बहुत नॉमिनल सी फीस हम चार्ज करते हैं। और मंडे टू फ्राइडे क्लास देते हैं, जिसमें हम आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, आपकी जितनी समस्याएं, घर की जितनी भी किचन में आपके आयुर्वेद से संबंधित चीज़ें, वो सब हम बताते हैं, डाइट प्लान बताते हैं। और हम 1-1 महीने में 5 किलो से लेकर के 10-10 किलो तक का वजन कम करते हैं लोगों का, जिनको वेट स्टक हो गया उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। तो हमारी जो क्लास चलती है, वैसे हमारे वेटिंग रहती है, सीट मुश्किल से मिलती है, पर हर महीने की पहली तारीख को हम न्यू लोग्स लेते हैं, जो भी आते हैं न्यू मेंबर्स हम ले लेते हैं। सोहित जी, चलते आखिरी सवाल लूँगी। आपने बहुत सारी योग क्रियाएँ बताई, प्राणायाम बताए, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या होता है कि लोगों का मन नहीं करता। मन को काबू में करने के लिए क्या किया जाए कि हम लोग इस दिशा में योग शुरू कर सके? देखिए, मन बड़ा चंचल है, ये किसी काम में लगता नहीं है। ये मन वहाँ लगता है जहाँ इसको मज़ा आ रहा होता है। मान लो इससे कहा जाए कि भाई तुम यहाँ बैठो, और तुम्हें यहाँ सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं करना, तो यहाँ भी नहीं बैठेगा। इससे कहा जाए कि तुम मूवी देखो, सिनेमा के टिकट दे रहे हैं, तुम 2, 4, 5, 10 दिन देखो, नहीं देखेगा, क्योंकि ये बहुत चंचल है। इसको ना उछल कूद करने की आदत होती है। इसको काबू में कैसे किया इसको जाए? काबू में करने का सिर्फ एक तरीका है। देखो, इसका तरीका है सिर्फ प्राणायाम, और प्राणायाम के बाद आता ध्यान। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थाणुत्वमाप्नोति वायुम योगी निरोधेत। ऋषि कहता है कि जैसे आकाश में जब वायु चलती है, हवा चलती है, तो पेड़ों के पत्ते हिलते हैं, और जब ठहर जाती तो वो भी ठहर जाते हैं, हिलते नहीं हैं।
तो जब हम प्राणायाम करने लगते हैं, जब हम प्राणों का नियमन करने लगते हैं, प्राण को कंट्रोल में करने लगते हैं, तो ये मन ठहर जाता है। इसका एक सरल माध्यम है कि पहले आप प्राणायाम करो। प्राणायाम में भी आप पहले कपालभाति करो, फिर अनुलोम विलोम करो, फिर भ्रामरी करो, मस्तिष्क शांत हो जाएगा। फिर अपने मन को अपने प्राणों के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करो। तत् प्रत्येक तनता ध्यानम, किसी भी स्थान पर अपने आप को 100% लगा देना ध्यान कहलाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने मन को अपने सांसों के साथ नोस्टल के अग्रभाग पर रोको और इसको देखने की कोशिश करिए, ये रुकेगा। फिर दूसरा ये कहा जाता है कि मन किसी भी एक स्थान पर रुकेगा नहीं, उसको रोकना पड़ता है। मन को कहा जाता है गाय के बछड़े की तरह, बच्चे की तरह। बच्चे को देखो उछलता रहेगा, कूदता रहेगा, लेकिन उसको भी बांधा जाता है तो रुक जाता है। मन को कंट्रोल करती है बुद्धि। हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो मेमोरी जिसको आप बोलते हो, उस वो भी कई तरह की होती है। वो प्रज्ञा भी होती है, रितंबरा बुद्धि होती है, सद्बुद्धि होती है। उस बुद्धि के माध्यम से मन को कंट्रोल किया जाता है। कैसे? मन के अंदर एक विचार उठा कि अभी मैं जाऊंगा बाहर और कुछ गलत काम करूंगा, लेकिन मेरी बुद्धि विचार करेगी। फिर मन में उठा, बुद्धि ने एकदम उस पर एक्शन लिया, यार इससे तो कुछ गलत हो सकता है, मैं किसी से झगड़ा करूं तो पुलिस भी पकड़ के ले जा सकती। दूसरा विचार तुरंत आए, वो कहाँ से आए? वो बुद्धि एकदम अपनी एक्टिव होती है। तो बुद्धि जिसकी सही होगी, बुद्धि जिसकी पवित्र होगी, बुद्धि जिसकी सद होगी, वो अपने मन को कंट्रोल में कर लेगा। अब बुद्धि को पवित्र करने के लिए या बुद्धि को बढ़ाने के लिए, मस्तिष्क को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र का जप। गायत्री मंत्र का जप। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं एक ही लाइन कर देता हूँ, धी माने बुद्धि, धियो यो न। हे परमात्मा, हे भगवान, मुझे सद्बुद्धि देना, अच्छी बुद्धि देना, प्रज्ञा बुद्धि देना, रितंबरा बुद्धि देना। तो उस बुद्धि जब आएगी तो मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। मन को काबू में रखने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करना बिल्कुल आवश्यक है। ओम का उच्चारण करो, उसको बोलते हैं उद्गीत प्राणायाम। ओम दीर्घ स्वर में 1 मिनट में पूरा करो या 30 सेकंड में पूरा करो, मैंने जल्दी में कर दिया है। तो ओम का उच्चारण करो, फिर गायत्री मंत्र का जप करो। फिर मैं कहूँगा अगर कोई मुसलमान देख रहा हो वो तो करेगा नहीं गायत्री मंत्र का जप, वो भाई जो भी तुम्हारे यहाँ कुछ हो उसका उच्चारण करो, उससे आपकी बुद्धि, क्योंकि जहाँ आपको श्रद्धा है, जहाँ आपको विश्वास है, वो आप करोगे तो वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो जब बुद्धि पवित्र हो जाएगी तो मन तो शांत हो जाएगा। मन को शांत करने का दुनिया के अंदर कोई तरीका नहीं है इसके अलावा। बुद्धि को शांत करो, बुद्धि को पहले पवित्र करो, बढ़ाओ, और फिर मन अपने आप लगेगा। मन तो चंचल है, तो भागेगा, इसका काम है भागना, इसको रोकेगी बुद्धि, बस ये समझ लो। तो 100% अगर हमें निरोग रहना है तो योग से संभव है? 100%। एक्सीडेंट किसी का हो जाए उसके लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस की आवश्यकता पड़ेगी, अंग्रेजी हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, जो व्यक्ति योग करेगा, एक यूएस के अंदर एक आर्टिकल में छपा था, एक डॉक्टर की रिपोर्ट थी कि जो व्यक्ति 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए निकालता है वो दूसरों के मुकाबले 80% कम बीमार पड़ता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मेरा भी एक आर्टिकल दैनिक जागरण में छपा था, मैंने लिखा था कि जो व्यक्ति 24 घंटे में 24 मिनट अपने लिए नहीं निकालेगा वो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल डॉक्टर वैद्य हकीमों के चक्कर काटेगा। और फिर एक बात बोलता हूँ, जो लोग ये बोलते हैं, आपने क्वेश्चन नहीं किया आप, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं कहाँ से योग करूँ, ऐसे बहुत लोग हैं। वो व्यक्ति मोदी जी से ज़्यादा बिजी नहीं हो सकता, अंबानी से ज़्यादा बिजी नहीं हो सकता, अमिताभ बच्चन ज़्यादा से बिजी नहीं हो सकता, शाहरुख खान से ज़्यादा बिजी नहीं हो सकता। ये सब योग करते हैं। बाबा रामदेव 1 लाख करोड़ के कारोबार कर रहे हैं। 24 मिनट योग कंपलसरी है। कम से कम 24 मिनट तो अपने आप को दे दो। और मैं कहता हूं जिनके पास टाइम नहीं है वो आज टाइम नहीं है, कोई बात नहीं है, 1-1 महीने की छुट्टी लेकर बिस्तर पर लेटेंगे, फिर कहां से टाइम आएगा? जब 1 महीने की छुट्टी लेकर के अस्पताल के बेड पर लेटेगा जाके व्यक्ति, तो फिर तो टाइम आएगा ना उसके पास। वो कर लो 24 घंटे से 30 दिन का। अरे केवल 24 मिनट, 1 घंटा ही तो मांगा है, वो भी आपके अपने लिए, मेरे लिए नहीं है। वो आपके अपने लिए है। पूरे दिन आप माताएं किचन में लगी रहती हैं, पति के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए टाइम नहीं निकालती हैं, फिर दवाइयाँ खाती हैं, माइग्रेन की समस्या हो जाती है, उनको पीसीओडी की समस्या हो जाती है, उनको घुटने की प्रॉब्लम हो जाती है, कितने बैक पेन माताओं को, इतने मेरे पास डेली फ़ोन आते हैं मुझे। मैं उनको बस ये बोलता हूँ, बस जागरूक हो जाओ। और मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी 15-15 हज़ार रुपये महीने की दवाइयाँ छूट गई केवल नियमित योग करने से। सही टीचर मिल जाए, सही तरीके से योग कर लो और आप रेगुलर योग कर लो,
मैं कहता हूँ कि सही टीचर मिल जाए और रेगुलर आप योग करना प्रारंभ कर दो, और कम से कम सप्ताह में 5 दिन तो कर दो, और मैं कहता हूँ कि रोग आपके शरीर में नहीं आएंगे, क्योंकि इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रोंग हो जाएगा कि छोटे मोटे रोग तो आपको अंदर घुस ही नहीं सकते हैं। तो अगर आपको निरोग रहना है तो कम से कम एक दिन में 24 मिनट और हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपको योग करना ही है। करना ही है। तो सोहित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूवर्स के लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आज का ये पॉडकास्ट। थैंक यू।